हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं एम सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीके प्लस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इतिहास विषय की लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे, लेकिन रीट वाले विद्यार्थियों की विशेष डिमांड पर दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन की विशेष कक्षाएं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया और आज मैं एक बार पुनः आपको दोहरा रहा हूँ उस चीज़ को, रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को कि दोस्तों रीट भर्ती परीक्षा 2020 की L1 और L2 दोनों की सभी के सभी विषयों की क्लासेस टारगेट जीके प्लस चैनल के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट, वेल रिसर्च क्वालिटी कंटेंट और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। और निश्चित रूप से आप जिस समय वीडियो को देखें तो कॉफ़ी और पेन दोनों ही अपने साथ में लेकर के बैठें, जिससे परमानेंट नोट्स बना लें। दोस्तों, इतना मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि शायद आपको किसी पुस्तक की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम रीट की L1 में जो पर्यावरण अध्ययन में जो टॉपिक्स आने हैं उन सारे के सारे टॉपिक्सों पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें 26 अक्टूबर को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशन में एक मीटिंग का आयोजन किया जाना है और इस मीटिंग में रीट भर्ती परीक्षा 2020 की विज्ञप्ति और सिलेबस का निर्धारण किया जाना है। तो दोस्तों, जब तक राजस्थान सरकार सिलेबस निर्धारित नहीं करती है तब तक तो हमको जो पुराना सिलेबस है उसी का ही अध्ययन करते रहना है। और ये जल्द ही राजस्थान सरकार रीट भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी जब कर देगी तो दोस्तों उस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को चालू रखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज बात हम करते हैं पर्यावरण अध्ययन की, पर्यावरण अध्ययन विषय की पर्यावरण अध्ययन विषय में हमको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो पर्यावरण अध्ययन में रीट L1 के सिलेबस में टोटल जो यूनिट्स दी गई हैं दोस्तों, वो टोटल यूनिट्स दी गई हैं 6। टोटल यूनिट कितनी है? 6। यानी 6 यूनिटों में सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पर्यावरण के अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। तो नो डाउट कई विषयों का कॉम्बिनेशन दिया गया है दोस्तों, किसमें? पर्यावरण अध्ययन विषय में। तो दोस्तों टोटल यूनिट कितनी है? 6। धीरे धीरे करके हम एक एक यूनिट को बिल्कुल सेकेंड से पढ़ेंगे कि किस यूनिट में क्या दिया है और हमको क्या पढ़ना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितनी याद रखनी है आपको? टोटल यूनिट कितनी दे रखी है? 6। अब आज दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? यूनिट 1 की। अब देखो, अगर दोस्तों मैं बात करूं यूनिट 1 की, तो इस यूनिट 1 को 3 मेजर पार्ट्सों में या 3 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों, अगर इसका हम वर्गीकरण करें, देखें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसमें पहला जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है फैमिली। क्या दिया गया है? फैमिली। अर्थात पहला जो टॉपिक है वो क्या है? परिवार। परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है हमको। दूसरा जो टॉपिक है वो दिया गया है सोशल इविल्स। सोशल इविल्स यानी इसमें हमको समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उन सारी के सारी सामाजिक बुराइयों का बहुत विस्तृत अध्ययन करना है। और इसमें तीसरा जो मेजर टॉपिक है
वो तीसरा टॉपिक है दोस्तों क्लॉथ्स एंड हैबिटेट्स। क्लॉथ्स एंड हैबिटेट्स इसका मतलब है वस्त्र व आवास। दोस्तों सबसे पहले समरी रूप में आप ये समझ लें कि यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 को कितने टॉपिकों में डिवाइड किया गया है? तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 को 3 टॉपिकों में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है फैमिली, परिवार, दूसरा टॉपिक है सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां, और तीसरा टॉपिक है वो है क्लॉथ्स एंड हैबिटेट्स, वस्त्र और आवास। अब दोस्तों इन तीनों को अलग अलग करके हमको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी? फैमिली की। किसकी बात करें दोस्तों? फैमिली की। आप साथ साथ कॉपी पेन निकाल करके साथ साथ लिखते रहें, परमानेंट एक बार नोट्स बना लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, वीडियो तो कहीं जाने वाली है नहीं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 को कितने टॉपिकों में डिवाइड किया गया है? पहला टॉपिक है फैमिली, परिवार, दूसरा है सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां, और तीसरा है क्लॉथ्स एंड हैबिटेट, वस्त्र और आवास। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है परिवार। जिसका नाम क्या है? परिवार। देखो दोस्तों सबसे जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है फैमिली, जिसको क्या कहते हैं? परिवार। जब फैमिली टॉपिक आ गया, परिवार टॉपिक आ गया, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यह टॉपिक इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अर्थात यह जो विषय वस्तु है या यह जो टॉपिक है ये कौन सी विषय से संबंधित रखता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। यह समाजशास्त्र विषय का है। किसका है? समाजशास्त्र विषय का है। और जब समाजशास्त्र का नाम ही आ गया तो दोस्तों एक चीज हमको जान लेनी चाहिए, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो दोस्तों फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं वो हैं ऑगस्टे काम्टे। कौन है? ऑगस्टे काम्टे। अर्थात समाजशास्त्र का जो पिता कहा गया है वो किसको कहा गया है? बिल्कुल सिंपल बात है, ऑगस्टे काम्टे को कहा गया है। परिवार इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी और द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्टे काम्टे। फ्रांस के ही एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है ऑगस्टे काम्टे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात, जब समाजशास्त्र आ गया नाम तो दोस्तों इसके साथ में आपको नाम याद रखना है कि समाजशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ऑगस्टे काम्टे को। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे चलते हैं। ये तो सामान्य सी बात है कि आपको जो याद रखना है वो ये है कि यह विषय वस्तु किसकी है? समाजशास्त्र की। अब दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी या कई विद्यार्थियों के फोन आते हैं, सर पर्यावरण में क्या पढ़ें, सर पर्यावरण में परिवार दे रखा है, सर परिवार में क्या पढ़ें। किताबों में तो गाइडों में तो सर एक एक दो दो पन्ने दे रखे हैं, जबकि परिवार से 100% 2011 से लगा करके अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं टीचर से संबंधित हुई हैं उनमें 100% परिवार से किसी पेपर में एक और किसी पेपर में अधिकतम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूनतम 1 प्रश्न तो परिवार वाले टॉपिक से आना ही है। ठीक है, तो दोस्तों परिवार में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जानना है कि इस परिवार जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करूं तो इस परिवार में आपको पढ़ना है दोस्तों इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। अर्थात सबसे पहले आपको पढ़ना है परिवार का परिचय। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? परिवार का परिचय पढ़ना है। ठीक है, दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो दूसरे बिंदु में अपन को पढ़ना है परिवार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फैमिली। परिवार का क्या पढ़ना है दोस्तों? अर्थ। परिवार का इसमें पढ़ना है, परिवार का अपने को क्या पढ़ना है? अर्थ। तीसरे बिंदु की बात करें तो हम परिवार में पढ़ेंगे परिवार की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा परिवार को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पढ़नी है अपन को परिवार की क्या पढ़नी है दोस्तों? परिवार की पढ़नी है परिभाषाएं। परिवार की क्या पढ़नी है? परिभाषाएं। अगले बिंदु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पढ़ना है अपने को परिवार की विशेषताएं। परिवार की क्या पढ़नी है? विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली यानी परिवार की पढ़नीय विशेषताएं। परिवार की क्या पढ़नी है दोस्तों? परिवार की पढ़नीय विशेषताएं। टेट में, रीट में दोनों से ही विशेषताओं से एक प्रश्न पूछा गया था। आगे हम बात करेंगे जब इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परिवार की क्या पढ़नी है? विशेषताएं। इसके बाद में दोस्तों हमको पढ़ने हैं परिवार के टाइप्स। परिवार की क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ फैमिली। आपके सिलेबस में परिवार के 2 ही टाइप्स दिए गए हैं। परिवार के क्या पढ़ने हैं? प्रकार। परिवार के क्या पढ़ने हैं? प्रकार। आप यूँ तो परिवार के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपको केवल और केवल 2 ही परिवार के प्रकार पढ़ने हैं। एक है एकल परिवार जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, दूसरा है जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं संयुक्त परिवार। तो इसमें आप 2 चीज़ें क्या पढ़ेंगे? इसमें आपको एक चीज़ तो पढ़नी है न्यूक्लियर फैमिली। क्या पढ़नी है? न्यूक्लियर फैमिली। अर्थात इसमें आपको पढ़ना है एकल परिवार। कैसा परिवार? एकल परिवार। और इसमें दूसरा परिवार कौन सा पढ़ना है? तो आपको दूसरा इसमें परिवार पढ़ना है जॉइंट फैमिली। क्या पढ़ना है? जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार। क्या पढ़ना है? संयुक्त। पॉइंट नंबर 5 में आपको टाइप्स ऑफ फैमिली में पढ़ना है परिवार के प्रकार, और परिवार के 2 प्रकार पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है एकल परिवार और दूसरा पढ़ना है संयुक्त परिवार। अब दोस्तों इन दोनों के दोनों पॉइंटों में फिर आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो आपको इनका पढ़ना है अर्थ कि एकल परिवार या संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, अर्थ पढ़ना है। इसके बाद में इसमें अगला जो पॉइंट पढ़ना है वो आपको पढ़ना है डेफिनेशंस। क्या पढ़नी है? डेफिनेशंस। अर्थात संयुक्त परिवार और एकल परिवार की अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो उन सारी की सारी परिभाषाओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे नंबर पे इसमें पहला तो पढ़ना है संयुक्त परिवार और एकल परिवार का अर्थ। इसके बाद में इसकी क्या पढ़नी है? परिभाषाएं। इसके बाद में तीसरे बिंदु की अगर मैं बात करूं, पहले में मीनिंग्स पढ़ लेंगे, दूसरे में इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, और तीसरे में इनका पढ़ना है स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। अर्थात इनकी पढ़नी है संरचना की, इनका निर्माण आखिरकार होता कैसे है। तीसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्स। और चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो चौथे पॉइंट में हम इनकी पढ़ेंगे विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ेंगे? एकल परिवार और संयुक्त परिवार की क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं? एकल परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं, संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे एकल परिवार और संयुक्त परिवार के पढ़ेंगे गुण। क्या पढ़ेंगे? मेरिट्स। अर्थात इनके क्या पढ़ेंगे? गुण। और अगला पॉइंट है इनके पढ़ेंगे डीमेरिट्स। क्या पढ़ेंगे? डीमेरिट्स। अर्थात इनके पढ़ेंगे हम दोष। अर्थात पॉइंट नंबर जो 5 है टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली में हमको 2 परिवार पढ़ने हैं। पहला न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार पढ़ना है, दूसरा जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार पढ़ना है। और फिर इन दोनों में हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इन दोनों की मीनिंग्स पढ़नी है, अर्थ पढ़ना है। इसके बाद में इनकी परिभाषाएं, अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। इसके बाद में इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आखिरकार इनकी संरचना होती कैसे है। इसके बाद में इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद में एकल परिवार और संयुक्त परिवार के हम पढ़ेंगे मेरिट्स यानी गुण। और अगला जो बिंदु इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनके डीमेरिट्स यानी दोष। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दोष। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हो गया। इसके बाद में हम परिवार के बारे में, देखो परिवार की हम परिचय पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे और परिवार की विशेषताएं पढ़ेंगे। परिवार की विशेषताओं के बाद में परिवार के प्रकार पढ़ेंगे। और इसके बाद में दोस्तों हमको पढ़ना है परिवार के कार्य। क्या पढ़ना है? परिवार के कार्य। अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा परिवार के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? वर्क्स ऑफ फैमिली। वर्क्स ऑफ फैमिली अर्थात परिवार के पढ़ने हैं कार्य। परिवार के क्या पढ़ने हैं? कार्य। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7 में हमको पढ़ना है परिवार का विघटन, कि आज किस प्रकार से हम समाज में देख रहे हैं कि, और हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं और बुजुर्ग लोग कहते हैं
कि किसी से रिश्ता बनाना एक अलग बात है, लेकिन रिश्ते को निभाना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज हम हमारे समाज में देख रहे हैं, आए दिन अखबारों में ऐसी घटना क्रम हमको पढ़ने को मिलता है कि आज परिवारों का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, अर्थात परिवारों का जो विघटन हो रहा है, परिवारों का विघटन, फैमिलीज, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का क्या पढ़ेंगे हम? विघटन, कि परिवार क्यों टूट रहे हैं। और अंतिम इसमें पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें हम बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे? फैमिली बॉन्डिंग, अर्थात परिवार में आपसी संबंध। परिवार में क्या पढ़ेंगे? आपसी संबंध। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात निष्कर्ष पर यहाँ पहुँची है कि परिवार नामक जो टॉपिक है, परिवार, फैमिली नामक जो टॉपिक है, इसको मेजरली हम कुल कितने पार्टों में पढ़ना है? 8 पार्टों में पढ़ना है, 8 सब पॉइंट्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, परिवार का परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार का अर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद में डेफिनेशंस ऑफ फैमिली, परिवार की परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार पढ़ेंगे। परिवार के आपके सिलेबस में कुल कितने प्रकार पढ़ने हैं? तो 2 प्रकार पढ़ने हैं। पहला प्रकार है न्यूक्लियर फैमिली, जिसको एकल परिवार कहते हैं। दूसरा है जॉइंट फैमिली, जिसको संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। फिर इन दोनों परिवारों में हमको क्या चीज़ पढ़नी है? सबसे पहले दोनों का मीनिंग पढ़ना है, दोनों का अर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद में दोनों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद में इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आखिरकार इनकी संरचना होती कैसे है। इसके बाद में फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। इसके बाद में एकल परिवार और संयुक्त परिवार के गुण पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? डीमेरिट्स पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वर्क्स ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य। वैसे तो हम सब जानते हैं कि परिवार में जो लोग रहते हैं उनके कार्यों का अलग अलग तरीके से विभाजन होता है और लोग मिलजुल करके ही परिवार के लोग सारे के सारे कामों का निपटारा करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा परिवार के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है वर्क्स ऑफ फैमिली। इसके बाद में 7वें पॉइंट में हमको पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, यानी परिवारों का विघटन। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परिवार टूटते नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। और अगला जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें फैमिली बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे? फैमिली बॉन्डिंग, यानी परिवार के आपसी लोगों के संबंध कैसे होने चाहिए, किस प्रकार हैं या किस प्रकार रहे हैं। तो दोस्तों ये पहली यूनिट की पूरी समरी है। आप इसको कॉपी में निकाल करके नोट कर लें और फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में बात हम करते हैं। दोस्तों आप हमसे जुड़ी रही है। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि अब की बार रीट में विद्यार्थियों को इतना पढ़ाया जाएगा कि परीक्षा से कुछ बाहर जाने ही नहीं देंगे। हम काफ़ी मेहनत करने के बाद आपसे रूबरू होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली, अर्थात क्या पढ़ना है? परिवार का परिचय। परिवार का क्या पढ़ना है? परिचय। अब सुनो मेरी बात। परिवार के परिचय की बात अगर हम करें तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि मनुष्य शिशु के रूप में ही एक परिवार में जन्म लेता है, और जब वह परिवार में जन्म लेता है तो धीरे धीरे वह बड़ा होता है। धीरे धीरे वह शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था से या उत्तर किशोर अवस्था में वह
युवावस्था में प्रवेश करता है। और हम सब जानते हैं कि बालक की प्रथम शिक्षिका या बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है वो उसकी मदर होती है, वो उसकी माँ होती है, जहाँ से बालक लर्न करता है। तो जब व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश कर जाता है तो निस्संदेह या सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि देखो परिवार व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण करता है। व्यक्ति की हैसियत का क्या करता है? निर्धारण करता है। देखो निर्धारण करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? बिंदु ये है, पॉइंट्स ये है कि परिवार व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण करता है। नो डाउट करता है। कैसे? दोस्तों, जैसे कोई फैमिली है और उस फैमिली का कोई बुजुर्ग व्यक्ति या उस फैमिली का कोई परिवार का मुखिया, सपोज दैट क्या है? एमएलए। क्या है? एमएलए है, एमपी है, या किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, ठीक है ना। अब इसके बेटा बेटी, नाती नातिन या इसकी पुत्र वधू सारे के सारे अपना परिचय उस व्यक्ति के साथ में जोड़ते हैं। किस व्यक्ति के साथ में जोड़ते हैं? जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है। तो इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है कि परिवार व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति के बजाय व्यक्ति की किसका निर्धारण करता है? व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण करता है। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दूं। अभी मैंने कई ग्राम पंचायतों में देखा जहां महिला सदस्य की जो सीट थी, महिला प्रतिनिधि जहां से चुना जाना था, वहां पर हुआ क्या कि उस महिला का ससुर है, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जबकि सीट किसकी है? महिला की। अब उसको चुनाव लड़ाना है अपनी पुत्रवधू को। किसको लड़ाना है? पुत्रवधू को। यानी उम्मीदवार कौन है? उसकी पुत्रवधू है। और उम्मीदवार तो कौन है? उसकी पुत्रवधू है, जबकि उसका जो ससुर है, फादर इन लॉ है, वो क्या है? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसने समाज में अपनी क्या बना रखी है? पहचान बना रखी है। तो उन्होंने अपने जो पंपलेट छपवाए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो सहायक सामग्री छपवाई, उसमें दोस्तों इस पुत्र वधू के साथ में किसका फोटो लगवाया? फादर इन लॉ का, ससुर जी का फोटो लगवाया। बीच में से हस्बैंड गायब हो गया। बीच में से हस्बैंड क्या हो गया? गायब हो गया। बिल्कुल जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूं। पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है, नाम इसके हस्बैंड का आना चाहिए था पंपलेट में, फोटो इसके हस्बैंड का आना चाहिए था इस महिला के साथ में, लेकिन इस पंपलेट्स में इस महिला के हस्बैंड का फोटो ना होकर के इसके फादर इन लॉ, इसके ससुर साहब का फोटो है, क्योंकि ससुर साहब ने समाज में क्या बना रखी है? पहचान। इसके हस्बैंड को तो इतने लोग जानते ही नहीं, इसलिए बीच में से ही हस्बैंड दोस्तों क्या हो गया? गायब हो गया। तो ये बात स्पष्ट है कि परिवार व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की हैसियत का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपको रटने ही पड़ेंगे, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला फैक्ट है कि परिवार भारत में समाज की बुनियादी इकाई है। कैसी इकाई है? बुनियादी इकाई है। बिल्कुल रट्टा मार लो, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। प्रश्न पूछा गया है कि परिवार भारत में समाज की खालिस्तान दे दिया, इकाई है, नीचे ऑप्शन दे दिया बुनियादी, अबुनियादी, बेबुनियादी, तो वरना क्या है? बुनियादी। परिवार भारत में समाज की बुनियादी इकाई है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात अगर करें तो परिवार समाज की सबसे छोटी या इसको कहो लघुत्तम, कैसी? लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है। अगला पॉइंट सुनो, परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है। कैसी इकाई है? केंद्रीय इकाई है। अब देखो दोस्तों 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो ये है कि परिवार भारतीय समाज की या भारत में समाज की बुनियादी इकाई है, और अगला पॉइंट है कि परिवार समाज की सबसे लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई है। अगला पॉइंट है कि परिवार
सामाजिक संरचना की, परिवार हम कह सकते हैं कि परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है। परिवार समाज की क्या है? केंद्रीय इकाई है। और अगला है परिवार मानव समूह की। परिवार है ना, देखो परिवार मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। कैसी है? सबसे छोटी इकाई है। परिवार भारत में समाज की बुनियादी इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है। परिवार मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। तो पॉइंट्स कितने हो गए दोस्तों? पॉइंट्स हो गए 4। और अगले पॉइंट की अगर बात करें तो परिवार सामाजिक संरचना की, किसकी? सामाजिक संरचना की। एक पॉइंट और नोट कर लो, परिवार सामाजिक संरचना की, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। केंद्रीय इकाई है। तो दोस्तों मैंने 5 पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हैं, पांचों के पांचों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। आई थिंक दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको डेफिनेटली याद करने हैं। याद क्या करना है? परिवार भारत में समाज की बुनियादी इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी, सबसे लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है। परिवार मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। परिवार सामाजिक संरचना की केंद्रीय क्या है? इकाई है। अब दोस्तों आगे चलें। अब आगे चलने से पहले दोस्तों मुझे एक समाजशास्त्री का कथन याद आता है। समाजशास्त्री का नाम है मर्डॉक। क्या नाम है? उस समाजशास्त्री का नाम है मर्डॉक। क्या नाम है? मर्डॉक। देखो मर्डॉक नामक समाजशास्त्री ने लगभग 250 आदिम परिवारों पर अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला। समाजशास्त्री मर्डॉक ने लगभग 250 परिवारों पर, आदिम परिवारों का अध्ययन करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि समाज में ऐसा कोई परिवार नहीं था, या समाज में ऐसा कोई परिवार नहीं था, या मैं इसको यूं कहूं कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था। देखो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इन्होंने निकाला कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित थी। अर्थात इन्होंने 250 आदिम परिवारों पर अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि देयर वॉज नो सोसाइटी इन विच फैमिली इज एब्सेंट। अर्थात ऐसा कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था क्या थी? एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। अर्थात समाज में या प्रत्येक समाज में परिवार रूपी संस्था होती है। तो ये कथन किसका याद रखना है आपको? मर्डॉक का। इसको नोट कर लेना कि इन्होंने 250 आदिम परिवारों पर अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष निकाला कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि जिसमें परिवार रूपी संस्थाओं को अनुपस्थित पाई गई। ये कथन किसका है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री मर्डॉक का है। अब दोस्तों इस फैमिली शब्द की बात करें, फैमिली शब्द की अगर बात करें तो ये जो फैमिली शब्द है ये डिराइव्ड हुआ है। क्या हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम। ये शब्द आया है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन लैंग्वेज से। किससे आया है? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से आया है। किससे आया है? फैमुलस वर्ड से आया है। फैमिली जो शब्द है इसकी उत्पत्ति या यह शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से आया है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है
जिसका मीनिंग होता है दोस्तों सर्वेंट। क्या होता है? सर्वेंट। या जिसका अर्थ होता है नौकर या सेवक। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जो फैमिली शब्द है ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट, नौकर या क्या होता है? सेवक। अर्थात इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है कि परिवार में माता पिता की भूमिका एक नौकर या किसकी होती है? सेवक की होती है। परिवार में माता पिता की भूमिका नौकर या किसकी होती है दोस्तों? सेवक की होती है। और नो डाउट आप कितने भी उदाहरण उठा करके देख लेना, कितना ही पिछला इतिहास उठा के देख लेना, आदमी हमेशा हारा है ना तो अपनी संतान से हारा है। यानी संतान बड़ी की माता पिता बड़े तो संतान बड़ी है। माता पिता को संतान के आगे झुकना ही पड़ता है। ये आए दिन हम हमारे समाज में ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं जिनको हम कह सकते हैं, ये एक्सीडेंटल जो सिस्टम है इसको हम देख ही रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना है कि द वर्ड फैमिली किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से बना है? तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फैमुलस शब्द का अर्थ होता है सर्वेंट, नौकर या सेवक। और प्रत्येक परिवार में माता पिता की भूमिका कैसी होती है? एक नौकर या सेवक की होती है। अब दोस्तों अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट्स है मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार का अर्थ। देखो अगले पॉइंट्स की हम बात करें तो अगला पॉइंट्स हमको पढ़ना है मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार का अर्थ। अब देखो परिवार का अपन को क्या पढ़ना है? अर्थ। तो सिंपल सी बात है, हम बात उस पिछले थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। हम बात कर रहे थे कि जब बालक शिशु के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, इसके बाद में जैसे ही उत्तर किशोर अवस्था में जाता है तो वह युवावस्था में पहुंचते ही क्या करता है? विवाह करता है। और विवाह करने के बाद में ही परिवार का क्या होता है? निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर हम परिवार के अर्थ की बात करें तो परिवार वह स्थान होता है जहां पर दो भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हों। इसमें आपको याद क्या रखना है? परिवार वह स्थान होता है, परिवार वह स्थान है या होता है जहां दो भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हो। अब देखो दोस्तों इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना तो परिवार वाली पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कैसे? परिवार वह स्थान है जहां दो भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति यानी पुरुष महिला स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हैं, वो क्या है? परिवार। जैसे अगर कोई वुमेन एक वुमेन के साथ में रहती है, एक वुमेन के साथ में रहती है, तो एक महिला के साथ में अगर एक महिला रहती है तो वह इक्वल नहीं है किसके? परिवार के, वह परिवार नहीं है। अगर कोई महिला किसी महिला के साथ में रहती है तो दोस्तों इज नॉट इक्वल फैमिली, अर्थात वह परिवार नहीं है। आगे सुनो, अगर कोई मैन किसी मैन के साथ में रहता है तो वो भी इक्वल नहीं है किसके? फैमिली के। बात आपके शायद समझ में आ गई होगी कि अगर कोई महिला किसी महिला के साथ में रहती है तो वो परिवार नहीं है, अगर कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ में रहता है तो वो भी परिवार नहीं है। तो फिर परिवार क्या है? देखो दो भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हो। जैसे एक महिला के साथ में एक पुरुष निवास करता है, क्या करता है? पुरुष निवास करता है, ये इक्वल है परिवार के। किसके? परिवार के।
लेकिन यहाँ थोड़ी सी फिर आकर के एक डिस्प्यूट पैदा होता है, फिर आकर के एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। वो कंट्रोवर्सी क्या है दोस्तों? हम सब जानते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप। अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, या अगर कोई पुरुष किसी महिला से कोर्ट मैरिज करता है, कोर्ट में कानूनन रूप से शादी करता है, तो कोर्ट तो उसको कानून रूप से परिवार मानता है। अगर एक पुरुष किसी महिला से विवाह करके और किसी एक छत के नीचे अगर वो दोनों भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, तो दोस्तों कानून तो उसे क्या मानता है? परिवार मानता है। लेकिन यहां आकर के कंट्रोवर्सी ये है कि महिला प्लस पुरुष प्लस इनके अविवाहित बच्चे, इनके क्या हैं? अविवाहित बच्चे या इनकी अविवाहित संतान। देखो दोस्तों, अगर किसी महिला के साथ में पुरुष रहता है और अगर उनकी अविवाहित संतानें उनके साथ में रहती हैं, तो वो क्या है? परिवार है। बात समझ में आपके आ गई होगी। अगर किसी महिला के साथ में पुरुष रहता है और अगर उनके साथ में अविवाहित संतानें रहती हैं, तो वो क्या है? परिवार है। तो फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी महिला से विवाह करके अगर वह किसी पर्टिकुलर स्थान पर निवास करता है, तो दोस्तों क्या हम उसको परिवार कहेंगे? दोस्तों वह कानूनी रूप से परिवार हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्री उसको परिवार नहीं मानते। समाजशास्त्री तो परिवार में कम से कम परिवार नाम की अगर समाजशास्त्री बात करें, तो समाजशास्त्रियों का मानना यह है कि परिवार में महिला होनी चाहिए, पुरुष होनी चाहिए, प्लस उसके अविवाहित क्या होने चाहिए? बच्चे होने चाहिए। वो क्या है? परिवार है। अब इसमें अविवाहित बच्चे हो गए और अगर विवाहित बच्चे रहते हैं तो वो भी परिवार है। देखो, अगर उनके क्या रहते हैं? विवाहित बच्चे। क्या रहते हैं? विवाहित बच्चे, तो वो भी क्या है? परिवार है। अगर व्यक्ति महिला के साथ में उसके माता पिता, दादा दादी, भूआ फूफी, मामा मामी या अन्य कोई रिश्तेदार अगर रहता है, तो वो भी क्या है? परिवार है। लेकिन आगे जब हम परिवार के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एक न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रंस लिविंग इन अ रूफ, अर्थात एकल परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता और माता पिता के साथ में उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, तो वो क्या होता है? एकल परिवार। और अगर माता पिता के साथ उनके विवाहित बच्चे या उनके माता पिता निवास करते हैं, तो दोस्तों वो कौन सा परिवार हो गया? वो संयुक्त परिवार हो गया। लेकिन अभी हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परिवार पढ़ रहे हैं। तो परिवार में महिला पुरुष बच्चे वो विवाहित हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं। ये फिर प्रकार में आगे बात करेंगे। उनके दादा दादी, नाना नानी या अन्य कोई प्रियजन या अन्य कोई स्वजन अगर उनके साथ में रहता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? परिवार कहलाएगा। ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। दोस्तों ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूं है कि परिवार वह स्थान है जहां पर दो भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि अगर किसी महिला के साथ में अगर कोई महिला निवास करती है, तो वो इक्वल नहीं है किसके? परिवार के, अर्थात वो परिवार नहीं है। अगर किसी आदमी के साथ में अगर कोई आदमी निवास करता है, तो इज नॉट इक्वल फैमिली, अर्थात परिवार के बराबर नहीं है, वो परिवार नहीं है। अगर किसी महिला के साथ में पुरुष रहता है, उसके अविवाहित बच्चे रहते हों, उसकी संतानें रहती हों, उसके विवाहित बच्चे रहते हों, उसके माता पिता रहते हों, उसके दादा दादी रहते हों, उसका अन्य कोई स्वजन अगर उसके साथ में रहता है, तो वो क्या है दोस्तों? वो है परिवार। वो क्या है? परिवार। तो आई थिंक परिवार का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि परिवार आखिरकार है क्या है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
अब देखो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए जिसका नाम है लूसी मेयर। क्या नाम है? लूसी मेयर। जिसका नाम क्या है? लूसी मेयर। ये लूसी मेयर परिवार के बारे में लिखता है। ये लूसी मेयर परिवार के बारे में कहता है कि परिवार एक ग्रस्त समूह है। परिवार एक क्या है? ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उसकी संतान साथ साथ रहते हैं। परिवार एक ग्रस्त समूह है। परिवार एक क्या है? ग्रस्त समूह है। देखो, परिवार एक ग्रस्त समूह है। परिवार एक क्या है? ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता व उसकी संतान या उनकी संतान रहती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री लूसी मेयर लिखता है कि परिवार एक ग्रस्त है। परिवार एक हाउस होल्ड है। परिवार एक हाउस होल्ड है। फैमिली इज अ हाउस होल्ड। परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता व उनकी संतान रहती है। अर्थात परिवार में इन्होंने माता पिता, हस्बैंड वाइफ और उनके होने वाले बच्चों, संतान को भी काउंट किया है। लूसी मेयर परिवार के बारे में लिखता है कि परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता व उनकी संतान रहते हैं। अब देखो ग्रस्त क्या है? ग्रस्त जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति उसकी वाइफ के साथ में किसी पर्टिकुलर स्थान पर रहता है तो क्या वह परिवार है? मैंने कहा वह कानूनी रूप से परिवार हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्री उसको परिवार नहीं मानते। तो फिर वो क्या है? वो एक गृहस्थी है। वो क्या है? एक हाउस होल्ड है। क्या है? एक हाउस होल्ड है, एक गृहस्थी है। क्या है? देखो दोस्तों, वो क्या है? गृहस्थी है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में विवाह उपरांत रहता है और अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो दोस्तों वह परिवार नहीं है। वह परिवार नहीं है, वह क्या है? गृहस्थी है। परिवार में पति पत्नी व बच्चों का होना अति आवश्यक है। एक की भी अगर कमी होती है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि वह परिवार नहीं कहला करके क्या कहलाएगा? गृहस्थी कहलाएगा। और प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है। प्रत्येक परिवार, देखो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है। प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, परंतु सभी गृहस्थी, देखो कितनी अच्छी बात निकल करके आई है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते। परिवार नहीं होते। देखो इस डेफिनेशन का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एक डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। देखो लूसी मेयर लिखता है कि परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता व उसकी संतान रहती हैं। तो फिर ये ग्रस्त क्या है? मैंने बताया था कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में किसी पर्टिकुलर स्थान पर रहता है और उनकी अगर संतान नहीं है तो वो कानूनी रूप से परिवार हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्री उसको परिवार नहीं मानते, उसको क्या मानते हैं? गृहस्थी मानते हैं। तो फिर गृहस्थी क्या है? अब समझ में आ गई होगी आपकी। विदाउट बच्चे का जो परिवार है वो क्या है? गृहस्थी है। अब देखो आपको याद रखना कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है। अगर उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, अन्य कोई स्वजन उनके साथ में रह रहा है या नहीं रह रहा है, डजंट मैटर व्हाट, वह परिवार नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्या है? गृहस्थी है। परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होते हैं। देखो ये उदाहरण देख लो आप, ये गृहस्थी तो है लेकिन परिवार नहीं है। परिवार, ये गृहस्थी तो है लेकिन परिवार नहीं है, लेकिन सब परिवार, जितने भी परिवार हैं वो सब क्या हैं? गृहस्थी है। क्या है? गृहस्थी है, हाउस होल्ड है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की थी फैमिली के 2 पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट था द इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली और दूसरा पॉइंट था द मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार का अर्थ। आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि शायद ये दोनों ही बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर इन दोनों ही पॉइंटों से अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस बात को समझाने का या मैं उस बात को समझाने का अगले वीडियोस में डेफिनेटली प्रयास करूंगा। मेरा और मेरी टीम का केवल एक ही उद्देश्य है दोस्तों,
एनी हाउ कैसे भी करके आपको नौकरी लगनी है। मैं और मेरी टीम पूरी तहे दिल से आपके साथ है दोस्तों। परिवार के बारे में हमने बहुत सारे आज डिस्कशन किया। इस डिस्कशन को आप डेफिनेटली पेन कॉपी लेकर के डेफिनेटली नोट्स बना लो। पूरा पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक दो क्लास डाल करके बस इतनी सीरी हो गई, ऐसा नहीं है। पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप इसके परमानेंट नोट्स बना लें। प्रत्येक टॉपिक के बाद में इसकी एक क्यूज प्रश्नोत्तर सीरीज भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पॉइंट्स के साथ में। अगले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। क्या पढ़ेंगे? अगला जो तीसरा बिंदु है उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। हर बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आया है डेफिनेशन से। आजकल ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे प्रश्नों की फॉर्म बहुत ज़्यादा चल रही है परीक्षा में। कैसे? परिभाषा दे दी, समाजशास्त्री का नाम पूछ लिया, समाजशास्त्री दे दिया, उसकी परिभाषाएं दे दी अलग अलग समाजशास्त्रियों की। तो दोस्तों इन परिभाषा को डेफिनेटली मैं आपको यहीं कहीं याद करवाऊंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में मिलते हैं इसी फैमिली टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों, थैंक यू।